का है साइकोलॉजी, जो नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है। फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी सेकंड 6 सेमेस्टर के लिए उसका पहला यूनिट है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन साइकोलॉजी होता क्या है। उसके बाद उसमें आप लोगों के पर्सनैलिटी पे पहला यूनिट है। पर्सनैलिटी पे दो थ्योरीज है आपके। एक है साइको एनालिटिक थ्योरी, एक है बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स थ्योरी। ये दो थ्योरीज आपको पढ़ने हैं। इसमें आप सबसे पहले साइकोलॉजी होता क्या है, अगर आप ओरिजिनली देखेंगे साइकोलॉजी को, साइकोलॉजी जो हुआ है डिराइव हुआ है लेटिन और ग्रीक वर्ड से। और उसमें क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी होता है रिलेटेड विद माइंड और रिलेटेड विद सोल। और ये फिलोसफिकल थिंकिंग थी पहले। उसके बाद जो मॉडर्न वे में आ गया साइकोलॉजी इज़ एक्चुअली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। और उसके अलावा मेंटल प्रोसेसिंग, मतलब माइंड में आपके कौन कौन सी प्रोसेस होती है और उसके बाद आप कैसे बिहेव करते हो, उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। इसमें आपके सिलेबस में दो थ्योरीज है। एक जो है साइको एनालिटिक थ्योरी, जो सिगमेंट फ्राइड ने दे दिया। उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें उन्होंने 3 टर्म्स दी, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, जो रिलेटेड है कॉन्शियस माइंड से, अनकॉन्शियस माइंड से। उन दोनों चीज़ों से ये रिलेटेड है। अगर हम देखेंगे जो बचपन में एक बच्चे की आदत हो जाती है कि उसको प्लेजर मिलता है। फॉर एग्जांपल वो किसी भी चीज़ को टच करेगा, उसको हम इड कहते हैं। वो कहेगा कि मुझे अभी ये चीज़ चाहिए, तो उसको चाहिए ही, उसको इड कहते हैं। फिर जब थोड़ा वो मैच्योर होता है तो उसको समझ आता है कि गलत क्या है और सही क्या है। उसके बीच में आता है फिर ईगो। ईगो उसको रुकाता है। फॉर एग्जांपल अगर वो बचपन में किसी प्लग को छू लेगा, आग को पकड़ लेगा, वो इड होता है, उसका प्लेजर होता है टुवर्ड्स दीज थिंग्स। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है उसमें फिर ईगो आता है। ईगो में वो समझता है मतलब राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। उसके बाद सुपर ईगो आता है जो लेटर स्टेज में आता है। और ये जो ईगो है ये ब्रिज बिटवीन द टू सेट्स है, इड और ईगो को। ये मैं एलॉबरेट करूँगा। उसके अलावा ब्रांचेस इसके साइकोलॉजी के बेसिक एरियाज़ कौन से हैं। उसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है। अप्लाइड का मतलब होता है यूजेज, यूटिलाइजेशन और उसकी एप्लीकेशंस थ्रू। फॉर एग्जांपल क्लिनिकल साइकोलॉजी, मेंटल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल एजुकेशनल साइकोलॉजी, इनको कहते हैं कि हम अप्लाइड साइकोलॉजी। और चाइल्ड साइकोलॉजी इट इज़ बेसिक साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी और बाकी जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये अप्लाइड ब्रांचेस नहीं है, तो इनको डिवाइड किया गया है। उसके बाद लास्ट है बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। उसमें ओशीन के टर्म यूज़ की है, जिससे आप वो हर एक चीज़ समझोगे और मैं उसको एक एक करके अब एलॉबरेट करता हूँ। इसके अलावा मैंने टचिंग 20, एक यूनिट से टचिंग 20 एमसीक्यूज़, अगर 4 यूनिट को मिलाएंगे तो कम से कम 60-70 एमसीक्यूज़ दे दूंगा। और वो मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह उन्हीं में कम से कम आपके 30-40 टच हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पहले जो लेते थे हम, ये स्टडी ऑफ फ़िलासफ़ी था। उसके बाद फ़िलासफ़र्स और साइकोलॉजिस्ट्स बहुत ही क्लोज रिलेशन में थे, जो स्टडी करते थे सोल, माइंड और बॉडी को। और ये वर्ड साइकोलॉजी डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड स्टडी ऑफ साइकी और सोल। प्रेजेंटली हम साइकोलॉजी कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अगर आपके वहाँ ऑब्जेक्टिव आता है तो करंट डेफिनेशन इसकी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। और फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वॉन्ट थे। और उसके अलावा वो सबसे पहले उन्होंने लेबॉरेटरी एक बनाई, कहाँ पर, जर्मनी में, ह्यूमन माइंड को रीड करने के लिए इन 1879। वॉन्ट ने एक बुक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। और उसके बाद स्टैनले हॉल ने फाउंडेशन रखी, बुनियाद रखी किसकी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की, इन 1892। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि पर्सनालिटी होती क्या है। देखिए सिंपल वेज में अगर हम समझेंगे पर्सनालिटी हम कहते हैं कि किसी की थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग, चाहे वो एग्रीगेट कैरेक्टर हो एक बंदे का, फिजिकल चलने का, खाना खाने का, और उसका बिहेवियर टुवर्ड्स अदर पर्सन्स, टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, उस सब को हम पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी जो वर्ड हुआ है ये लेटिन वर्ड है, पर्सना से डिराइव हुआ है। उसकी मीनिंग थी स्पीक थ्रू मास्क।
एंशंट ग्रीक्स और रोमन्स क्या करते थे, ये स्टेज पे आते थे, स्टेज पे फिर क्या करते थे, डांस करते थे या कोई स्टेज पे ड्रामा करते थे। लेकिन जो भी लोग वहाँ ड्रामा करते थे वो अपने मतलब चेहरे पे एक मुखौटा लगाते थे या मास्क लगाते थे। ये डिराइव उसी से हुआ था। इसका मतलब है उनकी पर्सनैलिटी एक और अलग लुक देती थी, उसी से ये डिराइव हुआ है वर्ड। और पर्सनैलिटी जनरली हम किसको कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग को ही हम पर्सनैलिटी कहते हैं। ये एक्सटर्नल चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है। आपका एनवायरनमेंट कैसा होगा, आपका मतलब सराउंडिंग, फैमिली कैसी होगी, ये सब से इन्फ्लुएंस होता है। और जो पर्सनैलिटी होती है, चाहे गुड पर्सनैलिटी हो या लेस पर्सनैलिटी हो, तो वो फ़र्क पड़ता है किसके, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट से। अब बहुत सारे स्कॉलर्स ने भी डेफिनेशंस दी पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी जनरली क्या होती है, इट रिवील्स ट्रेट्स ऑफ माइंड एंड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। उसके बाद रॉबिन्स ने एक डेफिनेशन दी इसकी। उन्होंने कहा पर्सनालिटी इज़ द सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरेक्ट्स विद अदर्स। एक बंदा रिएक्शन कैसे देगा और इंटरेक्ट कैसे करेगा दूसरे लोगों के साथ, उसको उसने कहा पर्सनैलिटी है। दूसरे लॉरेंस एरवन ने क्या कहा, पर्सनैलिटी इज द रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स दैट डिस्टिंग्विश्ड वन पर्सन फ्रॉम अनदर। उन्होंने कहा पर्सनैलिटी जो है ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है जो एक बंदे को दूसरे बंदे से डिफरेंस करता है। उसके अलावा रुच ने क्या कहा, पर्सनैलिटी इंक्लूड्स एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, इनर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज परमानेंट ऑर्गेनाइजिंग फोर्स एंड particular pattern of organization of measurable traits both inner और outer। उन्होंने कहा जो ट्रेट्स होते हैं इंसान में होते हैं, इनर ट्रेट्स और आउटर ट्रेट्स, उनका निचोड़, उन्होंने कहा कि इसी को हम पर्सनालिटी कहते हैं। नेचर को समझने के लिए पर्सनालिटी की चार चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, दूसरा होता है एडाप्टेबिलिटी टू एनवायरनमेंट, तीसरा होता है गोल ओरिएंटेड, चौथा होता है इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी अप्रोच स्टडी साइकोलॉजी करने के लिए। एक है साइको एनालिसिस। ये कंसेप्ट किसने दिया, फ्राइड ने दे दिया। इसमें क्या होता है, इसमें हमें सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ना होता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी किसको कहते हैं कि लोग बिहेव कैसे करेंगे एक दूसरे के साथ, दैट वी कॉल एज बिहेवियरल साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती है मेमोरी, लैंग्वेज, क्रिएटिविटी जो इंसान में हो उसको कहते हैं, या थॉट प्रोसेसिंग, वो कॉग्निटिव कहलाता है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी कहते हैं फोकस इज ऑन हाउ ब्रेन कैसे किसी भी एनवायरनमेंट थ्रू जीन्स और हार्मोन्स कैसे बिहेव करेगा। लास्ट है सोशो कल्चरल साइकोलॉजी जो फोकस करता है आपके कल्चर और इथिक्स पे। अब है जो साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दिया, सिगमंड फ्राइड ने दे दिया। बिहेवियरल अप्रोच किसने दिया, इवान ने दे दिया और स्किनर ने दिया। ह्यूमनिस्टिक किसने दिया, इब्राहिम मास्लो ने दे दिया और कार्ल रोगर्स ने दे दिया। उस बिहेवियर और बिहेवियरल का जो बहुत बड़ा स्कॉलर था वो बी.एफ. स्किनर ने क्या दिया, ऑपरेंडन कंडीशनिंग दे दी। और इवान पेवलोव ने भी इसका कंसेप्ट दे के ब्रांच और सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। एक है बेसिक्स एरिया, दूसरा है अप्लाइड। बेसिक में डेवलपमेंट, चाइल्ड, सोशल, एब्नॉर्मल, कॉग्निटिव। अप्लाइड में क्लिनिकल, काउंसलिंग, हेल्थ, इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। उनकी पर्सनैलिटी थ्योरीज कौन कौन सी है, साइको एनालिस्टिक थ्योरी है, सोशो साइको एनालिस्टिक थ्योरी है, ट्रेट थ्योरी है और सेल्फ थ्योरी है। साइको एनालिस्टिक थ्योरी और साइको डायनामिक थ्योरी किसने दे दिया, सिगमंड फ्राइड ने दे दिया। उसके बाद पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी किसने दे दिया, वो गॉर्डन एल्पोर्ट ने दे दिया। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कार्ल रोजर्स ने दिया और इब्राहिम मैस्लो ने दे दी। उसके बाद सोशल कॉग्निटिव थ्योरी कैली ने दे दी और वॉल्टर ने। सबसे पहले थ्योरी है सिगमंड फ्राइड की, जो थ्योरी उन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी दी और साइको डायनामिक थ्योरी दे दी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी 1923 में। उन्होंने तीन चीज़ें कही कि बिहेवियर को कैसे हम तीन चीज़ों को उन्होंने कोरिलेट किया एक दूसरे से, तीन एलिमेंट्स दे दिया, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। उन्होंने क्या कहा, जो इड होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल में आता है, ईगो होता है रियलिटी प्रिंसिपल में आता है, सुपर ईगो होता है मोरलिटी प्रिंसिपल में आता है। उन्होंने एक टर्म यूज़ की वहाँ पर ग्रेटिफिकेशन किसको कहते हैं, सेटिस्फैक्शन को या प्लेजर को। अब मैं इसको आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा क्योंकि आप सब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो। उसी के ज़रिए देखो, आप लोगों में से किसी भी आपके कोलीग ने लाई बाइक, फॉर एग्जांपल R15 या कोई भी पल्सर, वो चलाता है, उसको प्लेजर है, उसको इड है, जो इड उसके दिमाग में है वो उसको ले जाएगा 120 130 की स्पीड में।
अब दूसरा क्या आएगा, वो चलाएगा, लेकिन इसको पता है कि प्लेजर मुझे आएगा, इसको मज़ा आएगा चलाने में, या वो कट्स मारेगा, ये करेगा। तो लेकिन डर किसका होता है? एक्सीडेंट का डर होता है, या मरने का डर होता है, मौत हो सकती है, या एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है, ये मज़ा लेने के लिए ये करता है, या अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी करने के लिए। लेकिन अगर कोई और एक स्टूडेंट इसको कहता है कि फ्रेंड नहीं, हम इस स्पीड से नहीं चलाएंगे, क्यों? क्योंकि आगे पुलिस हो सकती है, हमें ट्रैफिक चालान कर सकती है, आगे मेरे पापा देख सकते हैं कि इतनी स्पीड पे ये गाड़ी चला रहा था, या एक्सीडेंट हो सकता है, या डर लगेगा। मीन्स ये अब हो गया मोरालिटी प्रिंसिपल, ये अब हो गया सुपर ईगो, कि सुपर ईगो ने इसको कंट्रोल किया, नहीं आपको इसमें नहीं चलाना है। फिर और एक बंदा आएगा, कहेगा चलो हम गाड़ी चलाएंगे ना, हम उतनी तेज़ चलाएंगे और बाकी चीज़ें भी करेंगे। अब तीसरा बंदा, जो तीसरा फ्रेंड होगा, इनको कहेंगे हम बाइक्स चलाएंगे, उस रोड पे चलाएंगे जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा ना हो। हम क्या करेंगे, हेलमेट पहनेंगे, हम और प्रिकॉशंस ले लेंगे। उससे हम एक तो स्पीड भी बरकरार रख सकते हैं, और दूसरा हम अपना बचाव भी कर सकते हैं। उसको कहेंगे ईगो। ईगो किस में आता है? रियलिटी प्रिंसिपल। ये रियलिटी है, ये दोनों को कंबाइन करता है, क्योंकि इड जो है वन साइड ऑफ ये है, वन साइड ऑफ कॉइन है, और सुपर ईगो दूसरे साइड ऑफ कॉइन है, अपोजिट है। लेकिन जो रियलिटी प्रिंसिपल है, ईगो, ये इन दोनों को ग्रेटिफिकेशन लाता है। मतलब अगर पहले में ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन आएगी, हम मुझे बहुत तेज़ बाइक चलानी है, जो सुपर ईगो आएगा वो कहेगा नहीं अभी नहीं चलानी है। लेकिन जो ईगो आएगा वो कहेगा नहीं, हम दोनों चीज़ करेंगे, लेकिन इत्तेहाद से करेंगे और एहतियात से करेंगे, ताकि दूसरा हर्ट ना हो। अब जो इड है वो रिलेटेड है साइकिक एनर्जी से, अनकॉन्शियस माइंड में होता है, ये याद रखिए, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, थॉट्स, डिज़ायर्स हो सकते हैं, और अवेयर ना हो बंदा। फॉर एग्जांपल इड किस में आएगा? बच्चा छोटा होगा, वो आग की तरह हाथ बढ़ाएगा, उसको नहीं पता है मैं जल जाऊंगा। उसको या आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, आप जल्दी कुछ खाते हो या पीते हो बचपन में, या बच्चा कहता है नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए, उसको हम इड कहते हैं। अब इड में अगर उसको नहीं दी जाएगी ये चीज़ें, तो उसको बहुत गुस्सा आता है, वो टेंशन में आ जाता है। उसके बाद ईगो है। ईगो किसको कहते हैं कि ये डेवलप इड से ही होता है, ये लेटर स्टेज है इसका, और ये किस पे बेस करता है? ये कॉन्शियस, प्रिकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करता है। फ्राइड ने कंपेयर किया इड को और ईगो को। उसने कहा जो इड है ये एक जस्ट एक हॉर्स है, घोड़ा है। मीन्स हमें घोड़े को क्या चाहिए? पावर भी है, उसके पास मोशन भी है। लेकिन जो ईगो है वो है राइडर, जो घोड़े को चला रहा है, मतलब है जिसकी कमांड उसके हाथ में है, उसको राइडर कहते हैं। राइडर इसको एक डायरेक्शन देता है और गाइडेंस करता है कितनी तेज चलना है। उसके बाद अगर हम किसी मीटिंग में जाते हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल सी, या हम किसी जगह जाते हैं, जैसे हम कहेंगे हम गए अभी किसी शादी में। शादी में क्या होती है? हमें भूख भी लगती है, हमें प्यास भी लगती है। भूख लगती है और क्या हमारे मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन हम खाना नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बारात का वेट करते हैं, या जब वो खाना देंगे उस वक्त का वेट करेंगे। इसको हम ईगो कहेंगे, क्योंकि ऑल्दो हमारे अंदर प्लेजर है खाने का, हमारे मुंह में पानी आ गया, वो प्लेजर है, ग्रेटिट्यूड है, लेकिन हमें कंट्रोल कौन करता है? ये ईगो, मेंटल परसेप्शन कंट्रोल करता है, नहीं अभी नहीं खाना है, अभी जब सब आएंगे तब खाएंगे। जो ये ईगो है ये एक्ट करता है आइडियलिस्टिक स्टैंड्स पे, लेकिन जो ये सुपर ईगो है ये रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस करता है। इसमें भी कॉन्शियस, प्रिकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। और एक चीज़ जो फ्राइड ने कहा कि ये सुपर ईगो स्टार्ट कब होता है? एज जब इंसान की 5 साल के बाद ही ये डेवलप होना होता है, और ये डेवलप होता है पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से और सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से बिटवीन। फॉर एग्जांपल 5 साल का बच्चा हो जाएगा, आप उसको कहोगे देखो बेटा ये गलत है, ये इसके साथ मत खेलो, ये गुनाह है या ये गलत है, ये ख़राब चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, तो उसको कहते हैं सुपर ईगो। उसमें कॉन्शियसनेस आ जाते हैं माइंड में कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अगर मैं गलत करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, या वो गिल्टी फील होता है। अगर वो कोई चीज़ तोड़ता है, जब वो 5 साल का होता है तो उसको गलत लगता है कि नहीं अब मुझे मम्मा मारेगी या पापा डांटेंगे, तो उसको गिल्टी फील होता है, उसको हम सुपर ईगो कहते हैं। ग्रामेटली मैं यहाँ दिखा दिया फ्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। इसमें इड, ईगो और सुपर ईगो। इड होता है जो लैटिन वर्ड इड से लिया गया, फॉर एग्जांपल एक्साइटमेंट, फॉर एग्जांपल अर्ज, प्लेजर, उसको कहते हैं इड। ईगो का मतलब होता है रियलिटी, रैशनल प्रिंसिपल्स पे बेस होता है। चाइल्ड कंट्रोल करता है कि मुझे नहीं ये करना है। या फॉर एग्जांपल जब छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है 2 साल के बाद, उसको फिर खुद का खुद पता चलता है कि मुझे फॉर एग्जांपल पोटी आई है, या मुझे यूरिनेट
यूरिनेशन के लिए जाना है, तो उसको हम ईगो कहेंगे। सुपर ईगो कब कहेंगे? जब उस बच्चे को ये पता चले अगर मैंने कोई चीज़ गलत किया है मुझे इसका पनिशमेंट मिलेगा। अब है जो फ्राइड ने क्या कहा देयर इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन है इड, ईगो और सुपर ईगो में। अगर इन तीनों में बैलेंस रहेगा तो हेल्दी पर्सनैलिटी होगी। अगर इन तीनों में से इम्बैलेंस एक में भी आता है तो पर्सनैलिटी ठीक नहीं रहती है, मैलाडेपेडेड पर्सनैलिटी बन जाती है उस बंदे की। और क्या कहा उन्होंने, पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है वो चाइल्डहुड स्टेज में ही होती है। उसके अलावा फ्राइड ने क्या कहा, उन्होंने 5 साइकोसेक्चुअल स्टेजेस दिए हैं एक बच्चे में, वो कैसे कैसे डेवलप होते हैं। उनने कहा ओरल होता है, फिर एनल होता है, फिर फैलिक होता है, फिर लेटेंट और जेनिटल स्टेज होता है। और एक टर्म उनने उसमें यूज़ की लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है साइकोसेक्चुअल एनर्जी, एक एनर्जी जो आपको टुवर्ड्स सेक्स मतलब वो क्वेस्ट लाए या ग्रेटिफिकेशन दे दे या प्लेजर दे दे टुवर्ड्स सेक्स, उसको उन्होंने कहा लिबिडो, सेक्चुअल अर्ज को कहा। अब फ्राइड ने क्या कहा, बहुत सारी बुक्स में अलग अलग आपको एज वाइज ये दिया होगा कि कौन कौन सा स्टेज कैसे आता है। जो ओरल स्टेज होता है वो 0 to 1 ईयर्स में आता है, एनल स्टेज 2 ईयर्स से 3 ईयर्स, पैलिक स्टेज 3 ईयर्स से 6 ईयर्स, लेटेंट स्टेज 6 ईयर्स और अबव, जेनिटल स्टेज बियॉन्ड प्यूबर्टी। सबसे पहला स्टेज है ओरल स्टेज, वो 2 साल के बच्चे तक होता है। उसको ग्रेटिफिकेशन किस चीज़ की होती है कि वो अपना अंगूठा लेता है मुंह में, उसको सक करता है, उसको मज़ा आता है, उसको प्लेजर मिलता है, उसको हम कहेंगे ओरल स्टेज। दूसरा स्टेज आता है जो 2 साल से 3 साल के बच्चे को आता है। फिर उसमें क्या होता है, उसको रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाता है कि जब उसको पोटी करनी होती है, उसको डायरेक्टली वो बाउल एंड ब्लेड्स डेवलप होते हैं, माइंड से कनेक्ट होते हैं, तो वो वॉशरूम जाता है या यूरिनेशन के लिए तैयार होता है। उसके बाद पैलिक स्टेज में क्या होता है, 3 से 7 साल तक बच्चे रियलाइज करता है या डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन मेल मेंबर्स इन द फैमिली एंड द फीमेल मेंबर्स। मीन्स कि वो पहचान लेता है कि ये मेल मेंबर है, फीमेल है या मेल है उनकी फैमिली में। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो लेटेंसी स्टेज आता है, 7 से 11 साल की एज में होता है ये। फिर अगर आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में वो बच्चे होते हैं वो सेम सेक्स की तरह मतलब उनके साथ दोस्ती करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बच्ची होगी 1st 2nd 3rd 4th तक 11 साल तक की, वो मैक्सिमम लड़कियों के साथ ही रहती है, और अगर लड़का होगा तो वो लड़कों के साथ ही होगा। तो उसको मतलब डेवलपमेंट होता है सेम सेक्स की तरह, वो मतलब बातें करती है, शेयर करती है आइडियाज़, या लड़का होता तो वो बातें करता है। उसके बाद जेनिटल स्टेज 11+ ईयर्स का हो जाता है, उसको एडोलेसेंस के बाद वाला स्टेज कहते हैं। उसमें क्या आती है, मैच्योरिटी आती है, उसमें अट्रैक्शन होती है अपोजिट सेक्स की। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा 5th 6th 7th 8th में पढ़ता है, वो क्या सोचेगा, वो मैक्सिमम मतलब ज़्यादा पसंद करता है दोस्ती अपोजिट सेक्स। लड़का होगा तो लड़कियों से ज़्यादा दोस्ती करेगा, लड़की होगी तो लड़कों से ज़्यादा दोस्ती करेगी। थ्योरी है आपकी बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जो सबसे ओरिजिनली दी गई 1949 में, फिस्क ने ये दे दी है। उसके बाद फाइनली ये मॉडिफाई करके कास्टा ने 1987 में दिया। मे बी आपका ऑब्जेक्टिव आ जाए हु हैव पुट फोर्थ द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी, तो कास्टा ने ये 1987 में दिए। उसके बाद ये बिग मॉडल था, इसमें 5 फैक्टर्स लिए गए। उन फैक्टर्स को हम केनाई कहते हैं या ओशीन, उससे रिलेटेड लिया गया ताकि आप लोगों को वो इसलिए ओशीन वर्ड लिया गया ताकि आपको ये वर्ड सब याद रहेंगे 5 ट्रेट्स। अब क्या है आप लोगों के 5 ट्रेट पर्सनैलिटी थ्योरी, उसमें मैंने पहले ही कहा आप वर्ड एक यूज़ याद रखिएगा, ओशीन, OCEAN। ओशीन में सबसे पहले ट्रेट आता है ओपननेस। ओपननेस से मतलब ये होता है आइडिया, वैल्यू, फीलिंग, बिहेवियर। फॉर एग्जांपल कोई बंदा क्या होगा, वो कोई भी चीज़ उसको खुशी होगी तो वो बहुत उछलेगा, कूदेगा, वी कॉल इट एज एन ओपननेस। का कॉन्शियसनेस किसको कहते हैं हम, उस टेंडेंसी को कहते हैं जिसमें रूल्स हम फॉलो करें और हार्ड वर्किंग करें, रूल्स हम फॉलो करें। उसके अलावा हमें टेंडेंसी रहे माइंड में कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या है, उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। वर्जिन का मतलब होता है टेंडेंसी, टॉकेटिव नेचर टुवर्ड्स अदर्स या डोमिनेंट स्टाइल को कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके ग्रुप में 2-3 लोग हो, एक एक्स्ट्रा वर्जन वो होता है जो आपको कहता है कि हमें रेस्टोरेंट जाना है तो आप जाते हो, उसी का मानते हो, तो उसको डोमिनेंट स्टाइल भी कहते हैं। उसके बाद एग्रीबलनेस उसको कहते हैं, उस टेंडेंसी कहते हैं जिसमें
अपना ओपिनियन और अपनी चॉइस चलाता हो। न्यूरोटिसिज्म उसको कहते हैं जिसमें हम अपने इमोशंस को, एंगर को, वरी को, सैडनेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसी के हिसाब से रिएक्शन देते हैं। अब जो ये पर्सनैलिटी थ्योरी है, 5 ट्रेट पर्सनैलिटी थ्योरी, इसको मैंने क्या किया है, इसमें अगर कोई भी ट्रेट लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल हम एक सबसे पहले ट्रेट लेते हैं ओपननेस। ओपननेस अगर हाई स्कोर हो ओपननेस का तो वो क्यूरियस होता है। फॉर एग्जांपल किसी को कोई भी खुशी मिलती है वो तो चिल्लाता है, वो बहुत ओपन माइंडेड होता है, वो बहुत चिल्लाता है। अगर उसमें लो स्कोर होगा तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल रहेगा, ज़्यादा बातें नहीं करेगा। अगर उसी में हम न्यूरोटिसिज्म को कहेंगे, अगर कोई गुस्सा होता है, अगर उसमें वो लेवल बहुत हाई लेवल की होगी तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होगा या बहुत ज़्यादा खुश होगा किसी भी चीज़ को लेके। अगर उसमें वो लेवल कम होगी तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फ्रेडन ने क्या कहा कि पर्सनैलिटी पे उसने कहा कि सबसे अनकॉन्शियस फैक्टर कौन सा है, वो इड होता है। डी पार्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेड ने जो एनर्जी कही है, जो सेक्स ड्राइविंग होता है, उस टर्म को हम लिबिडो कहते हैं। उसके बाद इड होता है, मैंने 2 चीज़ें कही। कॉलेज में अगर 2 लड़के होंगे, एक कहेगा मुझे 120 पे बाइक चलानी है, उसको हम कहेंगे इड। तो सुपर ईगो किसको कहेंगे? सुपर ईगो कहेंगे डू नॉट डू दिस, नहीं हम इस पे नहीं चलाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 5 फैक्टर मॉडल। मतलब 5 फैक्टर मॉडल जो पर्सनैलिटी का है उसको क्या कहते हैं हम? कॉन्शियसनेस कहते हैं उसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू फ्राइड द ईगो गवर्न्ड बाय, किससे गवर्न होता है? वो रियलिटी प्रिंसिपल से गवर्न होता है। उसके बाद फ्राइड ने जो इड कहा वो किससे गवर्न होता है? वो प्लेजर प्रिंसिपल से गवर्न होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया। नंबर 7 अकॉर्डिंग टू फ्राइड द माइंड्स 3 कंपोनेंट्स आर इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ए पार्ट आंसर आएगा। उसके बाद हु क्लासिफाइड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, वो जंग ने दे दी है। उसके बाद बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी कंटेन्स द फॉलोइंग डायमेंशंस। इसमें कॉन्शियसनेस, एरेबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, ओपननेस और एक्स्ट्रावर्जन, जो मैंने अभी 5 कहे वही आएंगे इसमें, तो डी पार्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 साइको एनालिसिस वाज परफॉर्म्ड बाय, वो सिगमंड फ्राइड ने दे दिया, ए पार्ट आंसर आएगा। द फाउंडर फादर ऑफ मॉडर्न पर्सनैलिटी इज गोल्डन, एल्बर्ट ने दे दिया है ये, और फादर भी उसी को कहा जाता है इसमें। सेंसिटिव एंड इंटेलेक्चुअल और क्वेश्चन नंबर 13 ऑनगोइंग टॉकेटिव नेचर, अगर किसी का भी देखेंगे वो पर्सनैलिटी ट्रेट में किस पे उसको कहते हैं हम? एक्स्ट्रोवर्जन कहते हैं। 14 ट्रस्ट नेचर कोऑपरेटिव जो होगा उसको कहेंगे एग्रेबलनेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है डिपेंडेबल, रिस्पॉन्सिबल और पार्ट ऑफ, कौन सा स्टेज है? उसको कहेंगे कॉन्शियसनेस, डी पार्ट आंसर आएगा। उसके बाद फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वॉन्ट को कहेंगे बी, सी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर्सनैलिटी इज़ द रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ये एरविन ने दे दिया है डेफिनेशन। उसके बाद स्टडी ऑफ थॉट प्रोसेस इज़ नोन एज, उसको हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहते हैं।